नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि कितनी गति से कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे कहा गया कि घरों में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पर अब एक ऐसी ही महामारी फैल रही है जो हर किसी को अपने आगोश में ले रही है। और अब इस महामारी से बचने के लिए लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों से निकलिए और कोशिश कीजिए कि आप धूप के संपर्क में आए ताकि आप इससे बच सकें। और इसका नाम है मायोपिया। और इसी को लेकर तमाम आपके मन में भी सवाल होंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे होता है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ है जानी मानी डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट वसुश्री मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी न्यूज में। थैंक यू। वसुश्री मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर में वाकई में मायोपिया होता क्या है। जी, तो मायोपिया हम जो बोलते हैं दृष्टि दोष, इसमें वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, उसको बोलते हैं मायोपिया, जिसमें होता है बच्चे को नजदीक का जो भी है वो क्लियरली दिखेगा, मगर दूर का जो है हम दूर दृष्टि दोष जो बोलते हैं, दूर का वो क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लरी दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जो बोर्ड पे जो लिखा है वो बच्चे को क्लियर नहीं दिखेगा, या सिग्नल में जो भी होर्डिंग्स पे लिखा है वो सारा नहीं दिखेगा। बिल्कुल, यानी कि जो दूर का है वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। करेक्ट। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर ये होता क्यों है। हाँ, तो ये एक डेवलपमेंट बोलते हैं, जो जैसा आई का डेवलपमेंट है, उसका प्रोसेस है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो वो प्लस पावर के साथ पैदा होता है, तो इट इज नॉर्मल, सारे बच्चों को प्लस पावर से पैदा होते हैं। बाय द एज ऑफ 4 to 7 years एक प्लस नंबर घट के 0 होता है। आफ्टर दैट कुछ बच्चों में वैसे आंख और बढ़ते जाता है एंड हम बोलते हैं एलोंगेशन बोलते हैं, तो आई बॉल एलोंगेट होके माइनस पावर होता है। ये जो माइनस पावर होता है हम उसको बोलते हैं मायोपिया और दूरदृष्टि दोष। बिल्कुल, तो ये मायोपिया का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके शुरुआती लक्षण की अगर मैं बात करूं तो ये कब दिखने लगते हैं, कौन सी एज में दिखने लगते हैं और होते क्या है शुरुआती लक्षण? जी, तो जैसे मैंने बोला 4 to 7 years तक जो हमारा प्लस पावर था वो 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चे में नेगेटिव पावर आना शुरू होता है। तो यूजुअली हम कब उसको डायग्नोज करते हैं, स्कूल गोइंग एज हम बोलते हैं, मतलब 6 to 9 years में ये फर्स्ट हम डायग्नोज करते हैं। जब बच्चे को हम स्कूल में एडमिट करते हैं तो तब यूजुअली टीचर्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि बच्चा ठीक से बोर्ड से कॉपी नहीं कर रहा है, वो धुंधला देख रहा है, तो वहां से आता है। इसके गुण लक्षण ये होते हैं कि बच्चे को फ्रीक्वेंट हेडेक्स होता है, बच्चा आई स्ट्रेन करता है, फ्रीक्वेंटली आई रब करता है, एंड दूर का उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। स्कूल में जो भी टीचर ने स्कूल में बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी करने में प्रॉब्लम होगा, एंड एकेडमिकली बच्चा ठीक पीछे पड़ते जाएगा। तो एंड कुछ बच्चों में इवन थोड़ा स्क्विंटिंग हम बोलते हैं वो भी होता है, यानी कि स्क्विंटिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो छोटे छोटे लक्षण हैं जिनको ऑब्जर्व करके पेरेंट्स पता लगा सकते हैं कि उनका जो किड है वो मायोपिया का शिकार है कि नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे पेरेंट्स एंड इवन टीचर्स दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स, हम घर में बच्चा कभी कभी क्या होता है, बच्चा टीवी के बिल्कुल सामने जाके बैठ के देखते रहता है, तब हम सोचते हैं कि बच्चे को टीवी में बहुत इंटरेस्ट है और इसीलिए सामने जाके पूरा आगे जाके बैठ रहा है, मगर कभी कभी वो ट्रू नहीं हो सकता है, शायद उसको नहीं दिख रहा है इसीलिए वो शायद आगे जाके बैठ रहा है। तो वहां पे पेरेंट्स अवेयर होना चाहिए। और सेकंड थिंग, टीचर्स, मैं इसके थ्रू मैं टीचर्स को ये बोलना चाहती हूँ, जो भी बच्चा, जो मैंने अभी सिम्टम्स जो बताए, अगर आप किसी आपके स्टूडेंट्स में वो नोटिस करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि आपके बच्चे में कुछ शायद प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक बार जाके उसका आंख का चेकअप करवा ले। बिल्कुल। और मायोपिया के लिए जो बड़ी वजह है वो क्या है? हाँ, तो यहाँ पे मेनली हम 2 रीजंस बोलते हैं। एक है जेनेटिक्स, अनुवंशिकता जो हम बोलते हैं वो। सेकेंड वन, जैसे आपने बोला, लाइफस्टाइल एंड हमारा एनवायरमेंट। जेनेटिक्स मतलब अगर बच्चे के पेरेंट्स में आइदर मम्मी और फादर दोनों में किसी को भी अगर वो मायोपिक है, उनको भी चश्मे का नंबर है, तो अगर सिर्फ एक पेरेंट्स को नंबर है तो बच्चे में मायोपिया डेवलप करने का 50%, मतलब 2 गुना रिस्क ज्यादा होता है। अगर दोनों पेरेंट्स को मायोपिया है तो 3 फोल्ड बोलते हैं ना, 3 फोल्ड और इवन मोर देन दैट और रिस्क हो सकता है। ये हो गया जेनेटिक्स। एंड यानी कि अगर मदर को है या फिर फादर को है तो 50% चांसेस है 2 फोल्ड, हाँ, कि उसको मायोपिया हो जाएगा, और अगर दोनों को है तो 3/4, यानी कि अराउंड 75% चांसेस है कि आपके किड को मायोपिया हो सकता है। यानी कि पेरेंट्स को भी चेक करा लेना चाहिए कि उनके खुद के मायोपिया है कि नहीं, और बच्चा ताकि उससे बच सके। हाँ, उसका कोई सोल्यूशन है?
हाँ, सोल्यूशन मतलब मेन रेगुलर चेकअप्स। अगर पेरेंट्स को अगर ब्लरिंग है तो वो शायद चश्मा यूज ही कर रहे होंगे, ग्लासेस। अगर उनको है तो इट इज इवन दो मोर इम्पोर्टेंट कि अगर पेरेंट्स यूज कर रहे हैं तो बच्चे को और जल्दी जाके चेकअप करवाना है, क्योंकि आपका बच्चा एट मोर रिस्क, दूसरे बच्चों से आपका बच्चा मोर रिस्क पे है अगर आप खुद चश्मा यूज करते हैं। बिल्कुल। मैम आपसे ये भी समझना चाहूंगी, बहुत जनरल सा सवाल है, शायद आम लोगों के मन में भी होगा, कि हम देख रहे हैं कि जो दूरदृष्टि दोष है, हमसे पहले वाले जनरेशन में भी देखा हमने, प्रेजेंट जनरेशन में भी बहुत से लोगों को है ये, और आने वाली जनरेशन में भी हो रहा है। पर ये मायोपिया क्या उससे अलग है कि जो रेगुलर वे में लोगों के स्पेक्ट्स लग जाते थे ज्यादा पढ़ाई की वजह से, उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये कुछ अलग है? नहीं, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम पोस्ट कोविड, ऑलमोस्ट कोविड एरा में है। तो ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ है, सारे बच्चे जैसे आपने बोला घर में बैठे, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन डांसिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। तो तब तो बच्चे घर पे थे, क्लासेस सब कुछ वहीं पे, तो दे वर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन टीवी सब कुछ। तो क्या हुआ, स्टडीज ने बोला है जो बच्चा मोर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा, जो हम स्क्रीन टाइम मतलब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ, एवरीथिंग, जो स्क्रीन टाइम जो बहुत ज्यादा होता है, जो बच्चे बाहर निकल के सनलाइट में जो नहीं खेल रहे हैं, उनमें ये ज्यादा रिस्क फैक्टर है। उनमें क्या हो रहा है, जो बच्चों को, जैसे मैंने बोला सेकेंड रीजन ना, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट, दिस इज द लाइफस्टाइल विच इज क्रिएटिंग मायोपिया इन द किड्स। ओके, जो बच्चों को जेनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं है फिर भी क्यों आ रहा है, मेरे बच्चे को मुझे ग्लासेस नहीं है, क्यों फिर भी मेरे बच्चे को क्यों है ग्लासेस, क्यों उसको चश्मा लगा है, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। बच्चा घर में ही है, 24/7 पढ़ भी रहा है, उसमें खेल भी रहा है मोबाइल में, बाहर नहीं निकल रहा है, फ्रेंड्स के साथ नहीं निकल रहा है, तो दे आर जस्ट बॉक्स्ड इनसाइड द होम। एंड वो क्या कर रहा है, मैंने बोला ना, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द आई। तो बच्चे का आई का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, वो रीजन की वजह से बच्चों में मायोपिया हो रहा है। यानी कि जो बच्चे अपने आप को घर में कैद करके रखे हुए हैं, ये एक बड़ा रीजन है। करेक्ट। तो इसके लिए धूप में जाना भी जरूरी है। Correct. और एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, बचपन से हम पढ़ते भी आए हैं, पेरेंट्स भी बोलते आए हैं, विटामिन ई से जो रिच फूड है वो लो, विटामिन ई का और सी का स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखो अगर आंखें अच्छी चाहिए तो इसका कितना % रीजन रहेगा? तो ये विटामिन ए तो चाहिए आंखों के लिए, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आई। बट जैसे हमने सुनते आए हैं ना, जो भी बहुत है वो डेंजरस है। तो हमने सुना है, जब हम बच्चे थे तो बोलते थे पपाया खाओ, कैरेट्स खाओ, क्योंकि उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है। नहीं, जो भी विटामिन जो भी बहुत ज्यादा खाने से उसका साइड इफेक्ट्स भी आ सकता है। एवरीथिंग इन प्रोपोर्शनल, जो हम बोलते हैं बैलेंस्ड फूड जो बोलते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्या बोलते हैं, स्प्राउट, सब कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो इट इज अ बैलेंस फूड। अगर बहुत ज्यादा विटामिन ए खाने से भी, मैंने एक पेशेंट को देखा है जी, एक पेरेंट्स ने उसको मॉर्निंग कैरेट का जूस, आफ्टरनून कैरेट का हलवा, शाम को कैरेट का पराठा खिलाया, बच्चे को ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट, नथिंग शुड बी टू मच। सो इट इज अ मिथ कि सिर्फ विटामिन ए खाने से, मतलब पपाया कैरेट खाने से बच्चे का आंख ठीक रहेगा या बेटर रहेगा, नहीं, दैट इज अ मिथ। बिल्कुल, मैम ने एक बात बिल्कुल सही बोली है कि अति हर चीज की बुरी होती है। तो ऐसे में हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम रिच फूड्स खा रहे हैं, चाहे वो विटामिन ए से रिच हो, तो एक क्वांटिटी उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कमी तो आप ज्यादा एक्सेस में उसे खाते जाए। अब एक और सवाल मेरा आपसे ये भी था, मिथ से जुड़ा ही, कि कहते हैं जब खाने पीने की बात आती है तो बच्चे की हेल्थ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उनकी मामा पे, कि वो प्रेगनेंसी टाइम क्या खा रही हैं, क्या नहीं खा रही हैं। तो जब मायोपिया की बात आती है तो उस फैक्टर में क्या ये लॉजिक काम करता है या नहीं करता है? नहीं, जैसे मैंने बोला ना, किड्स में ऐसा इट डजंट होल्ड्स गुड, वैसे ही प्रेगनेंसी में भी। प्रेगनेंसी में आपने, आई डोंट थिंक किसी डॉक्टर ने बताया होगा कि सिर्फ विटामिन ए का खाइए, पपाया खाइए। आई डोंट थिंक कोई डॉक्टर, कोई ऑब्स्टेट्रिशियन ने किसी मम्मा को बताया कि आप इसी खाना खाइए। हम सभी डॉक्टर यही बोलते हैं कि बैलेंस्ड फूड खाइए, मतलब सब कुछ, जैसे मैंने बोला, सबका प्रोपोर्शन रहता है, तो उतना उतना लेना चाहिए। मम्मा के डाइट से बच्चे के आंखों के ऊपर नहीं इफेक्ट होता है। हाँ, अगर मम्मा को जेनेटिकली मायोपिया है तो या बच्चे को आने का रिस्क है। यानी कि ये थोड़ा सा हमें समझना होगा कि किस तरीके से मायोपिया से हम पार पा सकते हैं। तो एक सजेशन आपकी तरफ से सभी के लिए कि क्या वो करें, क्या ना करें, जिससे मायोपिया से बच सकते हैं? हाँ, तो मेनली हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स का दो, वन इज मॉडिफाइबल एंड वन मोर इज नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल इज हमारा जेनेटिक्स, जैसे हम हमारे मामा पापा को तो चेंज नहीं कर सकते, इट इज इन द जीन्स। ओके, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज, मैंने बोला मॉडिफाइबल, विच इज लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल थिंग्स, जैसे मैंने बोला स्क्रीन टाइम वो सारा। तो मेन 4-5 थिंग्स हमें स्पेशली एज ए पेरेंट हमें जो ध्यान में रखना है, फर्स्ट बच्चे को बाहर धूप में जाके खेलना उसको प्रमोट करना है। एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स बच्चा धूप में जाके खेलना है। इससे साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे मायोपिया का डेवलपमेंट एंड इवन प्रोग्रेशन, जो हम बोलते हैं नंबर ज्यादा बढ़ते जाते हैं ना, प्रोग्रेशन भी अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जितना लिमिट आप कर सकते हैं स्क्रीन टाइम का, उतना जितना कम यूज कर सकते हैं उतना कम यूज करना है। देयर इज इवन रिकमेंडेशन फॉर द एज लिमिट। ओके, लेस देन 2 years के बच्चों को लिटरली 0 स्क्रीन टाइम। 2 to 6 years को हम बोलते हैं लेस देन 1 hour पर डे स्क्रीन टाइम, एंड मोर देन 6 years इट इज ऑलमोस्ट 2 hours पर डे। बट ये ऐसा नहीं है कि 1 hour टीवी देखा, 1 hour मोबाइल देखा, 1 hour लैपटॉप में देखा, नहीं, इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग इंक्लूडिंग, इट इज दिस इज लाइक लेस देन 1 hour, लेस देन 2 hour। सो दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, अभी पेरेंट्स बोलते हैं मैडम आप बोल रहे हैं मगर मेरा बच्चे का क्लासेस ही ऑनलाइन है, तो हम क्या करें, हम क्या उसको क्लासेस छुड़वा दें? नहीं। तो इन दैट केस यू हैव टू लाइक एटलीस्ट बड़ा जो स्क्रीन होता है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप या स्क्रीन में कुछ यूवी ग्लासेस भी आते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। उतना नहीं, उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट यूज नहीं होता है। मेनली इट इज द स्क्रीन, क्या बोलते हैं, इट इज मोर देन द रेस। हम जो नियर का यूज करते हैं ना, नियर विजन, अच्छा। उसमें प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस है तो मोबाइल से ज्यादा आप लैपटॉप का यूज करें, या आजकल तो स्मार्ट टीवी आए, स्मार्ट टीवी यूज करें, डेस्कटॉप यूज करें, तो वो दैट इज बेटर। एंड बच्चा एटलीस्ट आर्म लेंथ डिस्टेंस हम बोलते हैं, एटलीस्ट मोर देन 20 सेंटीमीटर उतना डिस्टेंस पे बैठे। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ 20। ओके, उसका मतलब है एवरी 20 minutes किड हैज टू टेक ब्रेक ऑफ 20 seconds एंड ब्लिंक हिज आइज फॉर 20 minutes 20 times। और एटलीस्ट एक क्लास के बाद बच्चा बाहर जाके थोड़ा बाहर घूम के आए, इससे बच्चे के आंख के ऊपर जो भी स्ट्रेस पड़ा है वो रिलैक्स होगा, एंड इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मायोपिया। बिल्कुल, मायोपिया से बचने के लिए तमाम चीजें आपने बताई कि आखिर कैसे कैसे हम इसके रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि डिजिटल दुनिया में हम देख रहे हैं जहां हर एक चीज डिजिटली हमें मिल रही है, क्लासेस वहां डिजिटल हो रही है, एंटरटेनमेंट डिजिटली हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि मायोपिया के रिस्क को कम करने के लिए इस डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा छोटा छोटा हम ब्रेक लेते रहे, ताकि हम इसके शिकार होने से बच सके। तो मैम, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मायोपिया की लगातार हम बात करें, अब मान लीजिए किसी को हो गया है मायोपिया, फिर क्या इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन मेनली ग्लासेस रहता है। उससे पहले हम कब, जैसे मैंने बोला, स्कूल से पहले हमको बच्चे को टेस्ट करवाना है। तो जब बच्चा हम आई डॉक्टर के पास आता है तो हम जो मैंने साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन बोल के करते हैं वो करते हैं। उसके बाद बच्चे का नंबर, जो रिफ्रैक्टिव एरर हम बोलते हैं, मतलब माइनस पावर कितना है बच्चे को, वो हम डायग्नोस करते हैं। उसके बाद फर्स्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट विल बी ग्लासेस, चश्मा। तो चश्मा हम बच्चे को एडवाइस करते हैं। एंड चश्मा हम देने के बाद क्योंकि जैसे मैंने बोला मायोपिया ये आई का स्ट्रक्चर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जैसे हम बढ़ते जाते हैं, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 18 to 20 हमारा हाइट बढ़ते जाते हैं, करेक्ट। सिमिलरली टिल द एज ऑफ 18 to 20 बच्चे का नंबर भी बढ़ने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं चश्मा देने के बाद भी एवरी 6 months आना है, चेकअप करवाते रहना है। So main modality of treatment is glasses. There are other treatment options, but important one is glasses. बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और सवाल था, जैसे ग्लासेस की जगह समटाइम्स लोग लेंसेज यूज करते हैं, तो वो कितना सही है? हाँ, तो मेनली हम बच्चों में ग्लासेस से एडवाइस करते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जो हम बोल रहे हैं उसका कुछ डूस एंड डोंट्स रहते हैं, क्योंकि बच्चे को पहनने में, निकालने में प्रॉब्लम होगा, फिर उसके पहन के सोना नहीं है, वो सारा प्रॉब्लम होगा। तो यूजुअली हम बच्चों में कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस नहीं करते हैं, ग्लासेस से एडवाइस करते हैं इन सम स्पेशल सिचुएशंस। तो उन कंडीशन में हम ऑर्थोकेरेटोलॉजी बोलते हैं, हम ऑर्थोकेल लेंसेस वो भी दे सकते हैं, मगर स्पेशल सिचुएशंस में यूजुअली नॉर्मली ग्लासेस ही रहते हैं। ग्लासेस जी। और अगर एडल्ट्स हैं तो वो आराम से, हाँ, एडल्ट्स को भी ऑलमोस्ट सेम लेंसेस एंड ग्लासेस। बिल्कुल। लेजर थेरेपी से जुड़ा भी मेरा सवाल है कि किस एज के बाद वो इसको लेकर के लेजिक ऑपरेशन या अदर जो ऑपरेशन या कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करना? ये वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। तो जैसे मैंने बोला टिल द एज ऑफ 18 to 20 ग्लास का पावर बढ़ते जाता है, एंड आफ्टर द एज ऑफ 18 to 20 जब हमारा ग्रोथ जब स्टेबल हो जाता है, मतलब हमारा हाइट बढ़ना जब हम स्टॉप हो जाता है बोलते हैं ना, तो बाय दैट एज ग्लासेस का
पावर बढ़ना भी स्टेबल हो जाता है। मतलब सो हम जैसे बोला एवरी 6 मंथ्स हम चेकअप के लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर तो उस पर्सन का पावर चेंज नहीं होना है, स्टेबल रहना है। फॉर एग्जाम्पल अभी -1 था तो नेक्स्ट ईयर भी -1 ही रहना है, नहीं चेंज होना है। ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया इज लेसिक में कुछ आंखों का टेस्ट करते हैं, तो आपका आंख जो हम कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया कुछ हमारे इंडिकेशंस रहते हैं, वो इंडिकेशंस को फिट होना है। उसके बाद नॉट ओनली लेजर, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बात आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट कही कि एक एज के बाद हमारी जिस तरीके से हाइट रुक जाती है, ऐसे नंबर भी रुक जाते हैं। पर कुछ केसेस में हम देखते हैं कि नंबर भी बढ़ रहा होता है। मे बी उनका वर्क प्रोफाइल आप बात कर लीजिए या वर्किंग स्टाइल आप बात कर लीजिए, तो उसके पीछे भी कोई बड़ा रीजन या उसका कोई सोल्यूशन? तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द टाइम 18 to 20 एज में नंबर स्टेबल हो जाते हैं। बट फ्यू परसेंट 10 to 15% के लोगों में नंबर बढ़ते ही जाते हैं। हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया, मतलब आंख में कुछ सीवियर प्रॉब्लम है जिसके वजह से नंबर बढ़ते ही जाता है। एंड इस टाइप के जो प्रॉब्लम होता है उनमें मैं यहाँ पे एक और हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिनमें हाई मायोपिया जो हम बोलते हैं, जिनको -6 से ज्यादा पावर है, उनको आंखों में दूसरे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इट इज नॉट मेनली रिलेटेड टू एनी लाइफस्टाइल, ये आंख का ही प्रॉब्लम है, इट इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। बिल्कुल, एक सोशल मीडिया से जुड़ी बात भी यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगी। आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं अलग अलग तरीके के एड्स आते हैं कि ये दवाई यूज कीजिए या आई ड्रॉप यूज कीजिए, 7 दिन में चश्मे से छुट्टी पाइए, आंखों की रोशनी तेज कर लीजिए। तो वो इन पर कितना बिलीव है आपका? मैंने तो ये मेरे करियर में मैंने किसी को नहीं देखा है आज तक जो मुझे वापस आके बताया मैडम मैंने चश्मा इस्तेमाल किया था, अभी ये दवा डाला है, देखिए मुझे चमत्कार हुआ है, मैंने चश्मा निकाल दिया है। मेरे करियर में तो मैंने किसी को नहीं देखा। इट इज ए टोटल मिथ, नहीं है ऐसा, इट इज साइंस। तो साइंस एंड मैजिक में डिफरेंस है, इट इज साइंस, वैसा नहीं होता। बट वैसे एलोपैथी में कुछ इस तरीके की ड्रॉप्स या कुछ दवाइयां आती है जिससे कुछ असर होता हो? हाँ, तो अभी न्यू रिसर्च आया है, हम अट्रोपिन ड्रॉप्स बोल के बोलते हैं, वो जैसे मैंने बोला मायोपिया ग्लासेस बढ़ते जाता है ना, तो ये ड्रॉप्स यूज करने से जो हम प्रोग्रेसिव मायोपिया जो बोलते हैं, ये ड्रॉप्स यूज करने से हम कुछ हद तक ये प्रोग्रेशन होना हॉल्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक रुक सकता है। पर वही बात जो चमत्कार वाली जो बात है, मैजिक वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि अगर इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो ये समझ जाइए कि जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते हैं तब तक ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट पर, ऐसे किसी भी वीडियो पर मत विश्वास कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं आजकल इस तरीके के मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जी बहुत। बिल्कुल मैम, एक लास्ट एंड फाइनल मैसेज जो आपकी तरफ से केपी न्यूज के तमाम दर्शकों को आप देना चाहते हैं? जी, तो हम अभी मायोपिया वर्ल्ड में जी रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ हमारा पॉपुलेशन में 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन मायोपिक है, एंड बाय 2050 अभी नेक्स्ट अगले जाके 20-30 ईयर्स में ये प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट 50% होगा। इसका मतलब है हर सेकेंड किड विल बी मायोपिक। तो ये इतना एनॉर्मस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चों में होता है। तो ये एंड इट इज काइंड ऑफ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस। ये हम ट्रीट करेंगे, अगर करेक्ट टाइम पे उसको डायग्नोज करेंगे, करेक्ट ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमारा बच्चे को आगे जाके आंखों का प्रॉब्लम या अंधा होने से हम बचा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है डायग्नोज करना। स्पेशल अटेंशन मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, टीचर्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पेरेंट्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके टीचर्स ने स्कूल में किसी बच्चे का, आपके क्लास में किसी बच्चे को देखा है कि बच्चा ठीक से नई कॉपी नहीं कर रहा है, अगर वो आई रब कर रहा है, ऐसा आंख स्क्वीज करके देख रहा है, तो आप उसको इमीडिएट आई चेकअप के लिए उसको एडवाइज करें, एंड सेम विद द किड्स, सो दैट हम बच्चे को अर्ली डायग्नोज करें, अर्ली ट्रीट करें, एंड हमारे बच्चों को बेटर एंड क्लियर फ्यूचर दें। बिल्कुल, जिस तरीके से मैडम ने कहा, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट भी आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टडीज की रिपोर्ट है वो यही बता रही है कि 2050 तक 50% आबादी को मायोपिया होगा, और इसके लिए जरूरी कदम हमें ही उठाना होगा और घर से इसकी शुरुआत करनी होगी कि बच्चों की जो आई से उनका किस तरीके से हमें ख्याल रखना है, आंखों को किस तरीके से स्वस्थ रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया बसश्री चिमकोड़े मैम आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, तमाम जो जानकारियां हैं बहुत ही सरल अंदाज में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया बसश्री जी, एक बार फिर से आपका। और केपी न्यूज लगातार इस तरीके के एपिसोड्स आपके साथ साझा करता रहेगा, और अगर आई से रिलेटेड आपको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ सवाल है आपके, तो आप हमें बता सकते हैं। मैडम हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। पर अब यहाँ वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। धन्यवाद।